तो हम लोग क्या करते हैं, मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं, अशोक के बारे में, और इसका जो प्रारंभिक जीवन है ना, जो शुरुआती जो जीवन है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं ना। देखिएगा, पहले तो हम लोग इसके पिताजी का नाम देख लेते हैं। पिताजी का नाम पता है क्या है? क्या नाम है? बिंदुसार इसके पिताजी हैं। और माता, माता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी। सुभद्रांगी इनकी माता जी है। और इनकी माता जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे है जनपद कल्याणी। क्या है? जनपद कल्याणी। जनपद कल्याणी के नाम से भी जाने जाते हैं। और है वन देवी के नाम से जाना जाएगा ना, धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो अशोक के जो माता है एक अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और हम लोग देखते हैं इनकी पत्नी, पत्नी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अशोक के पत्नी, तो अशोक के पत्नी 5 पत्नियों के उल्लेख मिलता है ना। अन्य पत्नियां और बहुत सारे हो सकती हैं, लेकिन 5 वो पत्नी हैं जो हम आपको लिख देते हैं। पहली जो पत्नी है जिसका नाम है आपका देवी। पहली पत्नी का नाम क्या है? देवी है ना। ये उज्जैन के थे। कहा जाता है कि अशोक जो है राजा बनने से पहले, अशोक जो राजा बनने से पहले अवंती में थे। अवंती मतलब कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में थे ना। तो जब वहां थे तो उनको कहा जाता है कि देवी से उनको प्रथम प्यार हो जाता है। पहला प्यार कहा जाता है कि देवी ही है ना। और देवी जो है एक साधारण महिला थी, साधारण घर के साधारण परिवार की एक महिला है ना, व्यापार की महिला है। तो उज्जैन के राजकुमारी के नाम से भी देवी को जाना जाता है ना। और इनका एक पुत्र होता है और एक क्या होगा? पुत्री ना। तो देवी से देखेंगे एक पुत्र, पुत्र का जो नाम है महेंद्र। पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र। और पुत्री जो है इसका नाम क्या है? संमित्रा। पुत्री का नाम क्या है? संमित्रा ना। अब ये जो विदिशा है, विदिशा में रहती थी। और कहा जाता है कि जो देवी है ना, ये बौद्ध धर्म को मानती है। बौद्ध धर्म को क्या करती है? हाँ, बौद्ध धर्म को मानती है, बौद्ध धर्म ना। कहा जाता है कि अशोक, ऐसा कहा जाता है कि जो अशोक है, अशोक ना, उसको यहाँ पे एमपी में विदिशा में सांची का स्तूप बनाया है। सांची का स्तूप, बौद्ध में सांची का स्तूप ना। चलिए आगे दूसरी पत्नी को हम लोग देखते हैं। देवी के बारे में देख लिए। अब दूसरा जो पत्नी है इसका, जिसका नाम है असंधिमित्रा। क्या नाम है? असंधिमित्रा। असंधिमित्रा। तीसरा जो पत्नी है जिसका नाम है कारुवाकी। कारुवाकी तीसरा पत्नी है जो कारुवाकी। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो प्रेम है कारुवाकी से करता है। सबसे ज्यादा अशोक जो है प्रेम ना किससे करता है? कारुवाकी से करता है। कहा जाता है कि इसके लिए एक अभिलेख है, कौशाम्बी के अभिलेख। कौशाम्बी के जो अभिलेख है, अभिलेख कौशाम्बी के जो अभिलेख है, कौशाम्बी के अभिलेख पर कारुवाकी का नाम दर्ज है। इसलिए कौशाम्बी के अभिलेख को, कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। जो अभिलेख है ना, वो आपको पढ़ाएंगे आगे ना, उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा। चौथा का नाम है पद्मावती। पद्मावती। पांचवा एक और पत्नी का उल्लेख मिलता है जी। पांचवा जो पत्नी है जिसका नाम है तक्षशिला। तीसरक्षिता। ये ऐसा पत्नी था कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि, इसने क्या किया कि बोधि वृक्ष को क्या कर दिया? कटवा दिया है ना। तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन सी इसकी पत्नी थी? कौन है? तीसरक्षिता। ठीक है, अब जो है इसका पत्नी के बारे में देखिए। अब राज्याभिषेक देख लेते हैं कि राज्याभिषेक कब हुआ। तो अशोक के राज्याभिषेक, अगर कहेगा कि अशोक राज्याभिषेक, अशोक का जो राज्याभिषेक
269 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ ना। अब देखेंगे, कहा जाता है कि एक कहानी है किंवदंती, एक कहानी है। किंवदंती कोई पुस्तक नहीं है ना, एक तरह से लोक कथा है ना। लोक कथा जो मतलब बहुत पहले से चलती आती है, उसी को बोलते हैं किंवदंती ना। ये कहता है कि अशोक राजा बनने से पहले 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा और 99 भाइयों को क्या कर देता है? मौत के घाट उतार देता है, मार डालता है। और सिर्फ एक भाई जो उसका सगा भाई है, सगा भाई इसका नाम है क्या? 30 है, इसको जीवित छोड़ता है। बाद बाकी 99 को क्या कर देता है? मार डालता है। ठीक, किंवदंती एक कहानी है, कथाएं है जो पारंपरिक कथा है, जो मतलब बहुत दिन से चलते आ रहा है। उस बात को बताया गया कि मतलब अशोक है राजा बनने के लिए क्या किया था? 99 भाइयों को मार दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहा जाता है ये जो है इसका बड़ा भाई का नाम क्या है? सुसीम। अशोक के बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई का नाम क्या था? सुसीम। बड़ा भाई का नाम क्या है? सुसीम है इसका बड़ा भाई के नाम। चलिए देखिए, इसको अशोक जो है शुरू प्रारंभ में बहुत ही गुस्सैल टाइप के था। उसमें दुख दया नाम की कोई चीजें था ही नहीं, कोई चीज नहीं था। इसलिए उसको एक नाम दे दिया गया, चंडाशोक। अशोक को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? चंडाशोक कहा जाता था। चंडाशोक कहा जाता है किसको? अशोक के शुरुआती में कोई एकदम चंड के समान ना, एकदम क्रूरता था, कोई शोखे नहीं था ना। होता है ना जैसे आदमी गुस्सैल टाइप की ना, जेकर में कोई दया हुआ नहीं हो। बेचारा अशोक में कोई दया भाव है ही नहीं था। सोची कि अपने 99 भाइयों को मार दे, क्रूर होगा, बहुत ज्यादा क्रूर था ना। चलिए देखिए आगे, इसको क्या कहा जाता था? अशोक को पहले चंडाशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब देखेंगे कलिंग युद्ध के बारे में ना। अभी जो राजा बनने से पहले, राजा तो बन गए, राजा बना कब राज्याभिषेक हुआ? 269 ईसा पूर्व में बना ना। अब राजा बनने के 8वें साल के बाद, क्या साल के बाद? 8वें साल के बाद ये कलिंग युद्ध करता है। देखिए 200 कलिंग युद्ध जो हुआ है, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ है। ठीक है, और जो कलिंग युद्ध है देखेंगे, इसमें ना 1 लाख लोग मारे गए हैं। और कहा जाता है कि 1.5 लाख लोग जो है, 1.5 लाख लोग को बंदी बना दिया गया है। ठीक है, और इस दृश्य को देख करके अशोक जो है उसका हृदय में परिवर्तन आ जाता है और कसम खाता है कि आज के बाद हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। क्योंकि इस 1 लाख लोग जो मारे गए थे उनमें छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, अन्य चीज थी। सैनिक तो था ही, साथ साथ और भी लोग थे। सोचे जो मतलब निर्दोष, जिसका जो मतलब कहते हैं ना, हाँ, कि जिसका कोई कसूर नहीं है, वो भी इस युद्ध में मारे गए। बेचारा के हृदय परिवर्तन होता है, बोलता है कि कसम खाता है कि आज के बाद हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसने हथियार को क्या कर दिया? छोड़ दिया, युद्ध त्याग दिया ना। अब देखते हैं, अब इसकी जानकारी, कलिंग युद्ध की जो जानकारी है, हमें अशोक के एक शिलालेख है, 13वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख से यह पता चलता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ ना, 261 ईसा पूर्व। तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें किससे मिलता है? अशोक के 13वें शिलालेख, 14 गो शिलालेख है। तो 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। ठीक है, और देखेंगे कहा जाता है कलिंग युद्ध, जो कलिंग युद्ध है उस समय कलिंग के जो शासक, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। कलिंग है कहाँ? उड़ीसा में। उस समय कलिंग के राजा है नंदराज। कलिंग के राजा कौन है? नंदराज है। और इसकी जो जानकारी है उसको हमें हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है ना।
हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। किसका है? खारवेल का। और उससे पता चलता है कि कलिंग का जो शासक है वो कौन था? नंदराज था। कौन था? नंदराज। अब देखेंगे इसने हथियार छोड़ दिया, युद्ध के बाद बेचारा निराश रहने लगा ना, बहुत ही सैड हो गया। अब इसने क्या किया? सोचा कि यार शांति के लिए, शांति स्थापित करने के लिए ये बौद्ध धर्म अपनाता है ना। एक देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक बौद्ध है जी, बौद्ध जिसका नाम था निग्रोथ। निग्रोथ जो है इस सुसीम का पुत्र है। सुसीम के पुत्र कौन है? निग्रोथ है। सुसीम के पुत्र कौन है? निग्रोथ है। देखता है कि निग्रोथ बहुत ही शांत है, स्वभाव है, क्योंकि अशोक इसके पिता सुसीम को क्या कर दिया था? मार दिया था। तो निग्रोथ को तो अशोक से नफरत करना चाहिए था, और करना चाहिए था कि नहीं? लेकिन नहीं किया, कुछ नहीं बोला। इतना शांत स्वभाव देख करके अशोक को प्रेरणा मिलता है कि अब हमको भी बौद्ध धर्म अपनानी चाहिए। तो कहेगा कि बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिला है? अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा, की बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए, उस प्रेरणा किससे मिला? निग्रोथ केकर बेटा है? भतीजा भी हो गया अशोक के, क्योंकि उसका भाई था सुसीम। अब देखिए, अब जो है बोला कि हमको कुछ पता नहीं बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा, अगर आपको सच में बौद्ध धर्म अपनाना है तो मेरे गुरु के पास चलिए। और ये अपना गुरु के पास ले जाता है जिसका नाम है उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। तो बौद्ध धर्म की प्रेरणा अशोक को किससे मिला है? अशोक की प्रेरणा किससे मिला है? लेकिन शिक्षा प्राप्त किससे किया? बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे प्राप्त हुआ? उस समय जानकार थे, बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े जानकार थे जिसका नाम था मोगलीपुत्र तीस। और तीसरा जब बौद्ध संगीति होगा तो अध्यक्ष बनेंगे मोगलीपुत्र तीस। और उस मोगलीपुत्र जो 30 हैं ना, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं अशोक। अशोक जब मोगलीपुत्र 30 से मिलते हैं तो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव कहेगी, सबसे ज्यादा प्रभाव अशोक को किससे मिला है? मोगलीपुत्र 30 से। लेकिन प्रेरणा अपना कौन शिक्षा दे दिया बौद्ध धर्म के? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे, अब हम लोग जो है अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं ना। अब अशोक के कौन कौन अभिलेख? अभिलेख भी आपको 3 प्रकार के पढ़ने के लिए मिलेगा ना। गुहा लेख है, शिला लेख है ना, और एक स्तंभ लेख है। तो अब हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ें। शुरुआती जीवन देख लिए ना? शुरुआती। तो अब हम लोग अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अशोक क्या जी? अभिलेख। तो ये जो अशोक के जो अभिलेख है ना, अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख बहुत कहा जाता है कि भारत के अन्य जगह पे मिला। अखंड भारत, पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान, म्यांमार, सब जगह जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूरे भारत में इसका अभिलेख जो है बिखरा हुआ था, जहीं तहीं ना। ये प्रमाण देता है कि अशोक का जो है साम्राज्य जो है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेख का खोज कहेगा ना, कि खोज कौन किया है? कि अशोक के अभिलेख अगर कहेगा कि खोज कौन कर दिया, तो अशोक के अभिलेख का जो खोज किया है जिसका नाम है टी पैंथलर। टी पैंथलर। तो अशोक के अभिलेख का खोज कौन किया है? टी पैंथलर ना। वो कहेगा कि कितना ईस्वी में? 1750 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1750। तो अशोक का अभिलेख खोज करने वाले कौन किए हैं? कितना ईस्वी? कितना ईस्वी? 1750। अब उस अभिलेख को जो खोजे थे ना, जिसका नाम था दिल्ली का मेरठ, खोज कौन सा किए हैं जी? दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ अभिलेख। देखेंगे
दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है, दिल्ली मेरठ अभिलेख उसका खोज किया। अरे देखिए ध्यान सुनेंगे, अशोक के अभिलेख को पहला खोज करने वाला कौन था? टी पैंथला। कौन किया है? कितना ईस्वी? 1750। और जो खोज किया था वो किस अभिलेख को खोज किया? क्योंकि अशोक के तो बहुत सारे अभिलेख थे ना, तो पहला जो अभिलेख मिला जिसका नाम था दिल्ली मेरठ अभिलेख। क्या नाम है? दिल्ली मेरठ अभिलेख। अब देखेंगे, लेकिन ये बेचारा पढ़ ही नहीं पाया कि कहा कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, कोई नहीं पढ़ पाया। तब कुछ समय के बाद एक और आते हैं कि भाई पढ़ने में सफल कौन हुआ है। देखेंगे, पढ़ने में सफल ना, जिसका नाम है जेम्स प्रिसेपे ना, जेम्स प्रिसेपे ने क्या किया? 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफल रह गए। आ रहा है इस बात समझ में? एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि खोज किया है टी पैंथला, और खोज किया है किसको? मेरठ अभिलेख को। ठीक है, लेकिन पढ़ने में जो सक्षम है, अशोक के जो अभिलेख है उसको पढ़ने में जो सक्षम हुआ है वो कौन हुआ है? जेम्स प्रिसेपे। कितना ईस्वी? 1837। लेकिन मजे की बात ये है ना कि जो पढ़ा ने इसको नहीं पढ़ा, वो पढ़ा दिल्ली टोपरा को। किसको पढ़ा है? दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा। अरे जेम्स प्रिसेपे जो है पढ़ा है किसको? दिल्ली टोपरा का। और ये इतना ज्यादा मूर्ख है, बोला कि अशोक के नहीं है, ये तो बोला कि श्रीलंका के राजा के है। ये जो है कौन? जेम्स प्रिसेपे। ये बोल रहा है कि अशोक के नहीं है, वो किसका है? श्रीलंका के राजा तीसरा के है ना। तो एगो टर्नर था, उसको कॉलर भर के लाया, देखो उसके यहाँ टर्नर लाया। बोला कि बाबू जो यहाँ श्रीलंका कहाँ से आ जाएगा जी? श्रीलंका के राजा। बोला कि बाबू जिसको तुम पढ़ा है वो केकर है? अशोक के। केकर है? ये बेचारा पढ़ तो पाया, जेम्स प्रिसेपे है जो पढ़ तो पाया, लेकिन बोला कि अशोक के नहीं, केकर है? श्रीलंका के राजा तीसरा के है। तो टर्नर आया, लेके आते हैं, लेके आया इसको ना। बोला कि बाबू अशोक का ही है। तो पहचान कौन दिला दिया? टर्नर। कौन पहचान दिला दिया? टर्नर। तब बोला कि चलो सही है, क्योंकि बहुत सारा इसका जितना भी अभिलेख है ना, अभिलेख अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग 4 गो लिपि में इसकी अभिलेख मिलता है। अशोक का जो अभिलेख है कितनी लिपि में मिलेगी? 4 लिपि में मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं ना कि जो अशोक के अभिलेख है, अभिलेख कितने लिपि में? 4 लिपियों में मिलता है। 4 लिपि में मिलेगा अशोक। पहला देखिए, पहला है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी जो लिपि है ये है कहाँ? भारत में। कहाँ लिखा गया है? भारत में। लेकिन दूसरा है खरोष्टी। खरोष्टी जो खरोष्टी लिपि है ये किया पाकिस्तान में। अभी जो पाकिस्तान है ना, वहां पे जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, वहां कौन सा लिपि? और तीसरा जो लिपि था अरमाई। अरमाई। और एक और लिपि था, चौथा लिपि, जिसका हम लोग बोलते हैं ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि। तो देखेंगे अशोक के 4 लिपि में मिलता है अभिलेख। कौन कौन? पहला बताइए, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 गो लिपि में उसका अभिलेख मिलता है। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे इसमें अभिलेख कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं ना। तो अब हम लोग अभिलेख के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? अभिलेख के प्रकार। अभिलेख के क्या जी? प्रकार। तो अभिलेख बाबू जो मिला है वो 3 प्रकार के मिला है। कितने प्रकार के? 3। पहला जो है जिसको बोलते हैं शिलालेख। पहला का नाम क्या है? शिलालेख। दूसरा का क्या है? स्तंभलेख। दूसरा कौन सा है? स्तंभलेख। और तीसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं गुहालेख। तो अशोक का जो अभिलेख, अभिलेख किसको बोलते हैं? कहीं पर खोद कर, किसी पत्थर पर खोद करके लिखना ही अभिलेख कहलाता है
अरे किसी पत्थर है, किसी चीज पर खोद खोद के लिखना है, क्या कहला जाएगा? अभिलेख कहेंगे। और अभिलेख क्या है? 3। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, और तीसरा गुहालेख। अब जो शिलालेख कहने का मतलब है पत्थर है ना। देखिए हम आपको बताते हैं, पत्थर ये पत्थर है, इसी पर लिख दिया गया है अभिलेख ना। और स्तंभ लेख कैसा? स्तंभ की तरह होगा, ऐसा इस तरह से बनाया गया ना। और इस पे जो लिखा गया होगा उसी को बोल देंगे क्या? और गुहा लेख मतलब गुफा, गुफा के जो अंदर लिखा जाएगा, गुफा के जो अंदर लिखा जाएगा उसी को क्या बोल देंगे? गुहा लेख। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो गुहा लेख किसके लिए था जी? तो गुहा लेख बाबू आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया था। कहेगा कि गुहा लेख किसके लिए बनाया गया था? क्या मानेंगे? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के लिए कौन सा? गुहा लेख। अब हम लोग देखेंगे क्या पढ़ेंगे? शिलालेख पढ़ेंगे और स्तंभ, दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ये भी ना जो बड़का शिलालेख होगा उसको हम लोग कौन सा क्या बोलेंगे जी? दीर्घ। अरे बड़ा को क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो बड़ा जो शिलालेख है उसको बोलेंगे दीर्घ शिलालेख, और जो छोटका होगा, छोटका ओकरा क्या बोलेंगे? लघु। बोलेंगे कि नहीं? अरे जो बड़ा शिलालेख होगा उसको क्या बोला जाएगा? दीर्घ शिलालेख। और जो छोटका होगा उसको क्या बोलेंगे? लघु शिलालेख। ठीक है। अब देखेंगे वैसे स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के। जो बड़ा होगा दीर्घ दीर्घ स्तंभ लेख, और जो छोटा होगा उसको लघु स्तंभ लेख। ठीक है। और गुहा लेख, गुहा लेख आजीवक संप्रदाय के लिए। हम बता दें कि इसने अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर पहाड़ी पर 4 गो गुफा का निर्माण किया था। सुदामा, कर्ण, चौपट और विश्व झोपड़ी। इसने क्या किया था अशोक ने कि आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए ना उसने कितना गुफा का निर्माण कराया है? बराबर पहाड़ी गया में है, वहां पे 4 गुफाओं का निर्माण कराया है ना, जिसका नाम है सुदामा, कर्ण ना, इसके बाद है चौपट और विश्व झोपड़ी। 4 गो गुफा का क्या किया है? निर्माण करवाया है। ठीक है। आगे इसको लिखवा देंगे। अब देखिए, अब हम लोग पहले में क्या पढ़ने वाले हैं जी? फिर क्या पढ़ेंगे? ये दोनों देख लेते हैं ना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे शिलालेख। शिलालेख पहला क्या पढ़ने वाले हैं? शिलालेख पढ़ेंगे। और हम बताया भी कि क्या प्रकार के? कितने प्रकार के? 2। शिलालेख कितने प्रकार के? 2। पहला का नाम क्या है? दीर्घ शिलालेख। दीर्घ शिलालेख। और ऐसा कहा जाता है कि जो दीर्घ शिलालेख है ये 14 है। दीर्घ शिलालेख की संख्या 14। दीर्घ शिलालेख कितना है? 14। लेकिन 8 स्थानों पर इसको गाड़ दिया गया है। ध्यान से सुनेंगे क्या हम बोलने वाले हैं कि जो दीर्घ शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। और लेकिन 14 को है 8 स्थानों पे गाड़ा गया है। तो एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो 14 को शिलालेख है तो 14 जगह होना चाहिए, लग रहा है कि नहीं? देखो ऐसा नहीं बाबू, ये कह रहा है कि जैसे दीर्घ शिलालेख की 14 है ऐसे है। मान लीजिए शिलालेख है, क्या है? इसमें देखेंगे ये जो शिलालेख है इसमें 14 को बातें अंकित की गई। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14। अरे 14 को एक ऊपर लिखा गया है और हर एक लाइन को क्या कहा गया है? शिलालेख कर दिया गया है। और ऐसा संख्या क्या है? 8 गो। ऐसे से पत्थर की संख्या क्या है? 8 गो। अब एक पत्थर पर 14 गो बात लिखी गई, इसलिए को बोलते हैं शिलालेख। 14 गो शिलालेख। हर एक जो लाइन है वो क्या कहलाता है? शिलालेख ना। तो शिलालेख की संख्या क्या गो? 14। लेकिन जो पत्थरवा था ये क्या गो था? और 8 जगह गाड़ दिया गया है। ऐसा नहीं कि 14 पत्थर है 14 जगह गाड़ा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। पत्थर की संख्या 8 और 14 शिलालेख मतलब एक ऊपर क्या लाइन है? 14। और ये भी बताएं कि 13वां लाइन में 13वां शिलालेख में जो 13वां लाइन में लिखा होगा वो किसके बारे में लिखा था? अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में। क्या याद करते? अरे ही ना बोला कि कलिंग युद्ध की जो चर्चा है अशोक कौन सा अभिलेख में करता है? 13वां शिलालेख में। तो 13वां जो लाइनवा था ना उनमें किसकी चर्चा है? कलिंग का। चलिए अब हम लोग देखिए दीर्घ शिलालेख समझ में आ गया। एक है और
लघु शिलालेख। बी क्या है जी? लघु शिलालेख। अब लघु शिलालेख से ना आपको क्वेश्चन पूछेगा, जो लघु शिलालेख है उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये 14 को जो बातें कहा है ना वो आपको हम बताएंगे लास्ट में ना। 14 कौन कौन सी बातें हैं, 14 कौन कौन से लाइन लिखा है वो बताएंगे, ठीक है। पहला देखेंगे हम, पहले लघु शिलालेख के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला जो है जिसका नाम है मास्की। क्या नाम है जी? मास्की। और एक बात और बताते हैं हम आपको कि अशोक के जितना भी अभिलेख मिला है उस सब पर अपना नाम नहीं लिखा है। अशोक के जितना भी अभिलेख है सब पर अशोक नहीं लिखा है। सब पे क्या मिला गया है? देखेंगे कुल लिखा है देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अशोक के भारत के विभिन्न जगह पे जो शिलालेख मिलता है उस पर सब पर अशोक नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देव नाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं ना जिस पर नाम लिखा गया है अशोक, देव नाम प्रियदर्शी लिख करके अपोस्टवा में क्या लिख दिया गया है? अशोक। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम मिलता है, किस अभिलेख में अशोक नाम मिलता है? तो देखेंगे यह मास्की अभिलेख में। कौन जी? मास्की अभिलेख। जो मास्की अभिलेख जो है, मास्की अभिलेख ये है कहाँ? कर्नाटक में। मास्की अभिलेख का है कर्नाटक में। और इसमें नाम क्या मिलता है? अशोक। क्या नाम मिलता है जी? अशोक। अब कैसे पता चलेगा कि वही अशोक है? और किसी में अशोक मिला है तो हाँ ये सब याद रख के पूछेगा। दूसरा है गुर्जरा। का नाम है गुर्जरा अभिलेख। और गुर्जरा जो अभिलेख है वो है कहाँ? यह एमपी में। गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? एमपी में। तो मास्की गुर्जरा में क्या नाम मिलता है? अशोक। और अन्य अभिलेख में क्या नाम मिला है? देव नाम। क्या और कोई अभिलेख है जिसमें अशोक नाम मिलता है? तो बिल्कुल है। देखिए 2-3 को और याद रखिएगा। तीसरा हम लिख रहे हैं नेटूर। नेटूर एक है उदय गोलाम। नेटूर और उदय गोलाम है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में 3 गो, मास्की, नेटूर और उदय गोलाम में क्या नाम लिखा हुआ था? अशोक ना। और गुर्जरा में भी क्या लिखा हुआ था? अशोक। तो कैसे पता चलेगा कि वही अशोक है? तो एक और अभिलेख मिलता है जिसको हम भब्रू अभिलेख कहते हैं। कौन सा अभिलेख? 5वां में भब्रू अभिलेख। ये जो भब्रू अभिलेख है कहेगा कि है कहाँ? तो ये राजस्थान में है। कहाँ मिला है? राजस्थान में ना। और इसमें लिखा हुआ था कि मैं मगध सम्राट, मैं मगध सम्राट क्या? इससे पता चल गया, भब्रू अभिलेख से यह पता चल गया कि जितना भी अभिलेख मिल रहा है वो किसका है? अशोक का। क्योंकि इसमें पूरा नाम भी लिख दिया कि मैं मगध सम्राट अशोक प्रियदर्शी देना, तब पता चला ये तो सब अशोक के अभिलेख है। और अशोक को अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा है ईरान के साथ साथ डेरियस से मिलता है। डेरियस है ईरान के साथ, उससे उसको प्रेरणा मिलता है कि हमको अभिलेख लिखना चाहिए और इसमें अभिलेख लिख। तो देखेंगे इसका 5 गो अभिलेख में क्या नाम मिला है जी? अशोक। 4 गो में देखेंगे। पहला मास्की है कहाँ? कर्नाटक। क्या नाम मिला है? फिर कहाँ है? फिर नेटूर है कहाँ? कर्नाटक। और उदय गोलाम भी कहाँ है? कर्नाटक। सब में नाम क्या था? अशोक। किस में पूरा नाम हुआ मिल गया जी? भब्रू अभिलेख में। भब्रू अभिलेख में होकर क्या नाम मिल गया? मगध सम्राट अशोक। पूरा नाम मिल गया। तब पता चला कि जितना जो अभिलेख है केकर है? अशोक का है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिलेख तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शिलालेख। पढ़ लिए ना? अब हम लोग स्तंभ लेख देखते हैं। क्या देखेंगे? स्तंभ लेख। तो बताइए स्तंभ लेख भी क्या प्रकार के होगा?
दो प्रकार के। स्तंभ लेख भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक जो है पहला है जिसका नाम है ना, क्या होगा बताइए तो? हाँ बहुत अच्छा, दीर्घ स्तंभ लेख। और दूसरा जो है कौन सा होगा? लघु स्तंभ लेख। अब तो ये दीर्घ स्तंभ लेख है तो हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख है ना, देखेंगे इसकी संख्या 7 है। दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 को है, लेकिन ये भी 6वें स्थान पे है। तो दीर्घ स्तंभ लेख है क्या वो? क्या को है? लेकिन इस क्या को स्थान पे करा गया है? 6 स्थान पे इसको कराया गया, 6 स्थान पे। तो क्या है दीर्घ स्तंभ लेख की संख्या? लेकिन क्या जगह है जी? 6 जगह। और 6वां स्थान के बारे में आपको पढ़ना है, बता रहे हैं आपको। देखेंगे ये जो है कहने का मतलब कि स्तंभ लेख है ना, मान लीजिए स्तंभ लेख है, इसमें क्या बात या क्या लाइन लिखा होगा? 1 2 3 4 5 6 1 7। आ रहा समझ में? ये जो स्तंभ लेख है क्या गो? 7। क्या गो है? लेकिन क्या जगाड़ा गया है? 6। मतलब पत्थर जो बनाएगा और स्तंभ लेख बनाएगा वो बनाया गया होगा 6 गो, लेकिन लाइन में क्या गो लिखल था? तो पढ़िए तो कंफ्यूजन होगा, 7 गो स्तंभ लेख है तो 7 जगह होगा, और नहीं है 6 जगह। लाइन में क्या गो है? 7 गो। आ रहा समझ में? किताबों में देखा तो ऐसे लिखल है स्तंभ लेख क्या गो है? 7 गो और 6 जगह गाड़ा गया। तो लेकिन कंफ्यूज, इस 7 गो तो 7 जगह होना चाहिए, तो 6 जगह कैसे है? ऐसा नहीं, 7 गो लाइनवा है। क्या है? 7 लाइन। तो 6 स्थान की देखिए, ये बार इंपोर्टेंट है, पूछेगा आपसे। दीर्घ स्तंभ लेख देखें तो हम लोग रोमन अंक में लिख देते हैं पहले। तो पहला जो है ना, जिसका नाम हम देखेंगे दिल्ली का मेरठ। दूसरा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा भी। तीसरा जो है ना प्रयाग स्तंभ लेख। देखेंगे। चौथा जो है ना, ये है लौरिया अरेराज। और जो आपको जो पचवा है ना, पचवा वो है लौरिया नंदनगढ़। देखिए एक और है छठा जो स्थान पे जिसका मिला है दीर्घ स्तंभ लेख, वो मिला है आपको, देखेंगे रामपुरवा। देखेंगे ध्यान से सुनिए ना, फिर से ध्यान से पूछेगा। हम क्या बोले कि दीर्घ शिलालेख जो है, सॉरी दीर्घ स्तंभ लेख जो है ये क्या गो है? 7 गो। मतलब लाइन 7 गो बातें लिखी गई है और क्या गो स्थान पे गड़ा गया? देखेंगे 6 स्थान पे। कहने का अर्थ है ना कि पहले जो स्तंभ लेख था वो मेरठ में था। कहाँ था? एक वो आएगा, आगे पढ़ाएंगे तो शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है? फिरोज शाह तुगलक। इसको मेरठ से दिल्ली ले आया, मेरठ यूपी में। एक और जो स्तंभ लेख था वो पहले कहाँ था? टोपरा हरियाणा में। कहाँ था? टोपरा हरियाणा में। इसको फिर क्या किया है? दिल्ली में आया। अभी लाने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाया है फिरोज शाह तुगलक। ध्यान सुनिए, दिल्ली से मेरठ और टोपरा से, सॉरी देखेंगे मेरठ से, देखेंगे मेरठ से दिल्ली और टोपरा से दिल्ली ना, लाने वाला कौन था जी? फिरोज शाह तुगलक। कपड़वा तो उसको ले आया है। वैसे अकबर, ये जो अकबर है ये प्रयाग स्तंभ लेख को ना इवल ले आया कपड़वा के, तो जिसको हम लोग बोलेंगे इलाहाबाद। कहाँ लाया है? इलाहाबाद। इसका नाम चेंज कर दिए योगी जी। क्या कर दिए इलाहाबाद के? प्रयागराज। योगी जी नाम बदल दिए, क्या नाम रख दिए? प्रयाग। आ रहा समझ में? देखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर कहाँ ले आया है? इलाहाबाद। और योगी जो का नाम में चेंज कर दिए, इलाहाबाद के क्या नाम रख दिए? देखेंगे ये जो लौरिया अरेराज है और नंदनगढ़ जो है और रामपुरवा जो है, तीनों की तीनों बिहार में है। चंपारण बिहार। देखेंगे तो लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुरवा जो स्तंभ लेख है, तीनों के तीनों कहाँ है? चंपारण बिहार। आ रहा बात समझ में? अब देखेंगे, अब जो हम लोग दीर्घ जो है
दीर्घ स्तंभ लेख देख लिए। 3 को हम लोग छोटा छोटा देख लेते हैं, बड़ा ही इंपोर्टेंट है छोटा छोटा ना। चलिए हम लोग छोटा छोटा देख लेते हैं। अब लघु शिला स्तंभ देख लेंगे। अब क्या हम लोग देखेंगे? लघु स्तंभ लघु स्तंभ लेख को देखते हैं। पहला बड़ा ही फेमस है कौशाम्बी, बता दिए हैं बाबू, कौशाम्बी। कम है कौशाम्बी। लघु है कि बड़ा? लघु स्तंभ लेख। और ये भी बताया थे बाबू कि कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख पर किस रानी की चर्चा किया गया है? किस को किया गया है? कारुवाकी। इसलिए कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? ये अरे वही हो, अभिलेख मतलब स्तंभ लिखा गया। लड़का में आपका नाम लड़का है तो भाई लड़का में नाम है, लड़के तो लड़की में, तो लड़का कह दिए तो मतलब लड़के नहीं है। क्या आप लोग सुनते हैं? अरे अभिलेख में ना स्तंभ लेख है और शिला लेख है और क्या कहते हैं गुहा लेख है। पूरा नाम हो जाएगा। चलिए कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में किसकी चर्चा किया गया है? किसका? इसलिए कारुवाकी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, अथाह प्रेम था ना, इसलिए उसका नाम लिखवा दीजिए। पांचों पति का नाम नहीं लिखवाया। किसको लिखवाया? बहुत ज्यादा सुंदर थी इसलिए लिखवा दिया होगा। अब देखेंगे, इसलिए कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। ठीक लगा लीजिएगा ना। दूसरा देखेंगे, एक और है बहुत ज्यादा, रूमी देवी अभिलेख। तो देखिए ये जो रूमी देवी जो लघु स्तंभ लेख है या जो अभिलेख है, इसमें इसको ध्यान सुनिए। यहाँ पे जो अशोक जाता है कहाँ? रूमी देवी अभिलेख है कहाँ? ये है आपका नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल। कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। और कहा जाता है कि जब अशोक अपनी धर्म की यात्रा करता है, यहाँ जो है क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध का, इसलिए यहाँ जो टैक्स है ना, टैक्स यहाँ के लोग पर जो टैक्स लगता था उसको घटा दिया, कम कर दिया ना। इसलिए इसको अर्थव्यवस्था का भी अभिलेख कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का अभिलेख किसको? रूमी देवी अभिलेख को। किसको? रूमी देवी अभिलेख को। ठीक है। तो यह है कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ बौद्ध जो है गौतम बुद्ध उनका जहाँ जन्म हुआ था ना। चलिए तीसरा एक और देख लीजिए, इंपोर्टेंट, इसके बाद छोड़ देते हैं। तीसरा का नाम है सारनाथ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। और जो सारनाथ स्तंभ लेख है उस पर 4 गो शेर बनाया गया है, 3 गो दिखाई देगा, एक पिछवा है। जो हमारा आधुनिक भारत है उसका राष्ट्रीय चिन्ह है। आधुनिक भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह का है, यही कहाँ से लिया गया जी? सारनाथ स्तंभ लेख से।